के बीच की जंग में अभी तो सोल्जर्स है ना जो मारे जा रहे हैं, और माना जा रहा है कि डाइल्यूशन ऑफ आपका जो फुटफॉल जो आपका जो फुट आर्मी अच्छा आपने सवाल किया है अंजना जी, जो फुट आर्मी है जी। आज वो देश युद्ध में आगे होता है, सुनिए, वो देश युद्ध में आगे होता है जिसकी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी होती है। जैसे रूस यूक्रेन वॉर में क्या हो रहा है, प्रिसाइजन अटैक हो रहा है एक बिल्डिंग के ऊपर गिराने के लिए, और जिसके पास मिसाइल का काउंटर है, जिसके पास वो सिस्टम है जो उस मिसाइल को हवा में ही डिफ्यूज कर दे। जैसे आपने देखा कि अभी फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई हुई तो इजराइल के पास डोम सिस्टम था, तो जो इजराइल मिसाइल गिराता था वो सब फिलिस्तीन वालों पे गिरते थे, मगर फिलिस्तीन वालों का नहीं गिरता था बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। अब ये भी लड़ाई साहब एक छोटा सा रिबर्टल देना इसीलिए कहा गया है कि इनको आईटीआई से भी लेकर उन जी। सुधांशु जी जो कह रहे हैं, मैं वही बात कह रहा हूं दूसरे तरीके से। सुधांशु जी, 4 साल में 9 महीने की ट्रेनिंग में आप इस देश के युवा सैनिकों को कौन से हाईटेक वॉरफेयर के लिए तैयार कर रहे हैं, कौन सा ऐसा सिस्टम है? यही तो हम भी कह रहे हैं। दूसरी बात, आपने चाइना की बुक पढ़ने को कहा, यही मैं भी कह रहा हूं। 2016 में चाइना का नया डॉक्ट्रिन हमारे सामने है, उन्होंने स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स एसएसएफ बना लिया है, उसमें सारे के सारे वॉरफेयर को उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे स्पेस हो, चाहे कन्वेंशनल हो, चाहे साइबर हो। हमने क्या किया है? हमने क्या किया है कि अपने पूरे सिस्टम को डिसमेंटल करके केवल ये कह दिया कि युवा खून भरना है आर्मी के अंदर, और उसको भी 4 साल के बाद टाटा बाय बाय कर देना है। इस 4 साल में आप उनको कोई महान टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं देने जा रहे हैं। यही मैं कह रहा हूं कि वो आईटीआई और पॉलिटेक्निक लेवल की ट्रेनिंग ही हो सकती है। अगर आपको हाईटेक वॉरफेयर के लिए तैयार करना है तो इसके लिए वही सिस्टम में जाना है जिसमें कि लॉन्ग टर्म के लिए वो जवान आपके साथ रहता है, आप उसकी तैयारी करते हैं। ठीक है, इसका जवाब लेंगे। सुधांशु जी इसका जवाब देना भी चाह रहे हैं, अन्य मेहमानों के पास मैं अभी तक गई नहीं हूं, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। जल्दी से चलते हैं, शक्ति यादव जी आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ है, माधव आनंद जी जेडीयू की तरफ से। एक बार फुल स्क्रीन तस्वीरें दिखाइए, ये छपरा गोपालगंज दिखाइए तस्वीरें। ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया है शक्ति यादव जी, और बीजेपी आरोप लगा रही है कि विपक्ष भड़का रहा है युवाओं को, जिसकी वजह से ऐसी नौबत आ रही है। शक्ति यादव जी, मेरा तो मत है कि अग्निपथ ने, अंजना जी मेरा मत साफ है कि जो अग्निपथ योजना की आग की लपटें आप स्वाभाविक रूप से आप जो देख रहे हैं विभिन्न शहरों में युवाओं के द्वारा जो प्रदर्शन हुए हैं उसके पूरे फुटेज आपके पास है, और मैं मानता हूं कि स्वाभाविक तौर पर है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, और हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ करके नहीं देखनी जानी चाहिए। और अग्निपथ कार्यक्रम लाने के पहले सबसे बड़ी बात आप इन चीजों को देख लीजिए कि हम किस देश के वासी हैं, हम भारतवर्ष के हैं, हमारा कमिटमेंट क्या है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 38 क्या कहता है, हम किस 39 क्या कहता है, हम वेलफेयर स्टेट के लिए कमिटेड हैं। तो निश्चित तौर पर 4 वर्ष की योजना आप ला रहे हैं, 4 वर्ष के बाद वो बेरोजगार होगा, आप उसको पैकेज देकर के लुभाने की बात कर रहे हैं। जब आपने देश की आवाम को ये कहा था, एग्रीमेंट किया था, एकरनामा किया था पर वचन पत्रों के माध्यम से 2 करोड़ प्रति वर्ष देने का, अविश्वास का माहौल देश में है, युवाओं में अविश्वास है, क्योंकि ये जानता है कि जो बातें सरकार कर रही है वो कहीं न कहीं वो मिथ्या साबित हो रहा है। और आज जो आप आगजनी देख रहे हैं, और बिहार क्रांति की भूमि रही है, ये आप जानते हैं कि चंपारण से जो आग की लपटें जब उठी थी तो देश को छोड़कर के अंग्रेजों को जाना पड़ा था। महात्मा गांधी इसके उदाहरण है। हम वो नहीं करते हैं, किसी भी हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं। मैं थैंक्स देता हूं सुधांशु जी को कि अपनी गलती का एहसास तुरंत कर लिया। उन्होंने कहा मिनिमम एज की अर्हताएं जो है 21 है, नहीं 18 है। 18 में उसकी शुरुआत एलिजिबल हो जाता है व्यक्ति, लड़का जो नौकरी के लिए। लेकिन सवाल है कि जो 17 साल में हम रंगरूट बहाल करते, याद कर लीजिए ये शब्द है मिलिट्री में, रंगरूट बहाल करते हैं, उसको अनुशासित ढांचे में ढालते हैं, उसके अंदर हम प्रशिक्षण कर उसको प्रशिक्षित करते हैं, जज्बा पैदा करते हैं, देश के लड़ने का कमिटमेंट करते हैं, तैयार करते हैं। और प्रथम बहाली को रंगरूट कहा जाता है, और रंगरूटों को उसको प्रशिक्षित करके अनुशासन के दायरे में रखा जाता है। नंबर 1। नंबर 2 अंजना जी, एक बात, एक ऐसा हमारा जो खास करके आर्मी सेक्टर है वह भी अगर छूता ना हो, रेलवे को आपने कर दिया, प्राइवेट क्षेत्रों में डाल दिया, एयरलाइंस को डाल दिया, बीएसएनएल को डाल दिया, अब भर्तियां नहीं है, आरक्षण
संविधान भी समाप्त कर रहे हो। आप ये बात सबसे बड़ी सवाल जो लोगों के मन में आशंका है, आप तो कह रहे हो कि 4 वर्ष भिन्न भिन्न देशों में ये सुविधाएं प्रदत्त है, हम लागू करना चाहते हैं। भैया उसका फ्यूचर क्या होगा, उससे इसके शिक्षा पर प्रभाव क्या होगा? और सबसे बड़ी बात अंजना जी कि पूरी कंप्लीट करने देना चाहे, हम आपसे आग्रह करेंगे कि कंप्लीट करने दीजिएगा। सबसे बड़ा सवाल अंजना जी ये है कि वो युवा जो क्या वो बड़े बड़े जो धरना सेठों को आपने यहां रखा है, उनके घर की रखवाली करेंगे क्या? उनके घर के लोग जाएंगे क्या मिलिट्री में? मिलिट्री में तो वही लोग जाएगा ना, वो गांव और गवई का कस्बों में रहने वाले लोग, जो गंगा किनारे जहां से आती है अंजना जी, गंगा किनारे वाले लड़के लोग जाएंगे, गांव और कस्बों में रहने वाले लोग जाकर के देश की सेवा करने के लिए। उस सेक्टर पर भी आपको आपकी नजर पड़ गई है। माफ करिएगा, ये देश भारतवर्ष है जहां कमिटमेंट संविधान में प्रदत्त है वेलफेयर का, इसके साथ छेड़छाड़ मत करिए। सुधांशु जी छोटा सा कैसे दो अंजना जी? जवाब सुनिए सर, जवाब सुनिए। माधव जी के पास भी जाना है। सुधांशु जी, देखिए, पहली बात तो जब आरजेडी कहती है कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, अंजना जी, आरजेडी के द्वारा किया गया कोई प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा हो पिछले 20 वर्षों में तो मुझे स्मरण करा दे। और अंत में जो शक्ति यादव जी बोले, यह देश है गरीब, बात सही बात है भाई। हम बचपन में खूब सुने थे शक्ति जी, जब लालू यादव जी मुख्यमंत्री थे, कहते थे गरीब गुरबा की सरकार है। और बिहार जो देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक था, जिसका सबसे अमीर परिवार कौन है? वही जो गरीब गुरबा की सरकार का वो करता था। इसलिए आपके अडानी और अंबानी में कितना यथार्थ है और कितना वो है, वह पूरी तरीके से आपने कहा धन्ना सेठ कौन रक्षा करेगा? बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं आपके, उस नेता के परिवार का जो गरीब गुरबा का नेता था और देखते देखते सबसे अमीर हो गए। इसलिए मैं कह रहा हूं, अरे अपना 11 मैं इस पे आ रहा हूं। कर्जाले बनवा लिया आपने, क्यों जी, ये बताएं।